So now new chapter is solution and colligative properties. Okay. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। देन हम आएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो सब लिख लो, टॉपिक हेडिंग का नाम लिखो, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो क्लास ओपन होने के बाद वहीं से कंटिन्यू होगा। तो दिस वन इज ए टॉपिक ऑफ 12th क्लास, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखने के बाद हम आएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। ओके। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो पॉइंट डाल के लिखना, सॉल्यूशन होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ, राइट डाउन करके लिखना, होमोजेनियस सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ homogeneous solution is a mixture of two or more substance, homogeneous mixture of two or more substance whose composition homogeneous mixture of two or more substance whose composition vary within certain limit is known as true solution. Example, salt in water, sugar in water. तो पहला हम देख रहे हैं कि ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ध्यान से समझना, यहां होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे मान लो तुमने शुगर में डाल के, शुगर को पानी में डाल के शरबत बनाए, तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा पानी के ऊपर ज्यादा मीठा होगा, नीचे कम मीठा होगा, या बीच में ज्यादा मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्मली शुगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी थ्रू आउट जो शुगर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं कि इधर शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा इधर कम होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जैसे मान लो यहां दो सब्सटेंस कौन आ गया, वाटर, और दूसरा सब्सटेंस कौन है, तो दूसरा सब्सटेंस है हमारा शुगर। तो टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन वेरी, अब इनका कंपोजिशन यानी इसका अमाउंट कम या ज्यादा हो सकता है। कभी 1 लीटर पानी ले सकते हैं, कभी 2 लीटर पानी ले सकते हैं, कभी 100 ग्राम शुगर ले सकते हैं, 50 मोल ले सकते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं सर्टेन लिमिट में, एक लिमिट में, इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। उसको हम ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो तुम लोग 10th और हम पढ़े होंगे कि सॉल्यूशन जो मेनली होता है वो 3 टाइप का होता है। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
मतलब पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और सॉल्यूट को हम फिल्टरेट भी नहीं कर सकते, जो सॉल्यूट डिजोल्व है उसको हम फिल्टरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको, होमोजीनियस मिक्सचर। सबने लिख लिया? फियस, हर्षल, तन्वीत, वैष्णवी, प्रज्वल। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। अभी हम पहले डिफिनेशन देखेंगे, बेसिक बेसिक टर्म देखेंगे कि किसको किसको क्या क्या टर्म से बोला जाता है, बेसिक टर्मोलॉजी हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट लिखना बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन नाम से भी क्लियर हो रहा है। बाइनरी मतलब दो, यानी जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यस और नो? तो लिखना ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली टू कंपोजिशन। ए बाइनरी सॉल्यूशन, ए बाइनरी सॉल्यूशन only contain two components, two component solute and solvent। हम वन बाय वन अभी डिफाइन करेंगे इस बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। जैसे ये वाटर है और ये शुगर है, तो दिस वन इज ए कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन का हमने ये डिफिनेशन है, ये लिख लिए। तो अभी हम बेसिक बेसिक टर्म देखेंगे क्या होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट दो ही होंगे, उसको बाइनरी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? ओके, सबने लिख लिया? मानसी चौहान, तन्वित, शर्मा। चलो आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, या कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। हम जानते हैं लेकिन हमें डिफिनेशन चाहिए इसका। तो सॉल्यूट को हम डिफाइन करेंगे, द कंपोनेंट प्रेजेंट, the component the component present the component present in less amount या lesser amount, which lose its physical state। सॉल्वेंट को बोलेंगे द कंपोनेंट प्रेजेंट in greater amount, it retain its physical state।
और इसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोलते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम, या हम इसको बोल सकते हैं डिजोल्विंग मीडियम। पहले से जानते हैं। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला देंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम मिला देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट हम नॉर्मली किसको बोलते हैं? जिसको हम डिजोल्व करते हैं, यानी जिसको हम डिजोल्व करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में अगर होगा, विच लूज इट्स फिजिकल स्टेट, जो कम अमाउंट में होगा। जैसे मान लो शुगर को तुम शुगर को पानी के अंदर अगर डिजोल्व करोगे तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और ये जो सॉलिड स्टेट है अब जाके ये शुगर एक्वस में चला जाएगा, यानी उसका फिजिकल स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। तो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट विच लूज इट्स फिजिकल स्टेट, जो डिजोल्व करने के पहले सॉलिड में था अब एक्वस में चला गया, तो इसको हम बोलेंगे इसका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट इज रिटेन इट्स फिजिकल स्टेट, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता है, वो अपना फिजिकल स्टेट मेंटेन करके रखता है। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम भी बोलते हैं या डिजोल्विंग मीडियम भी बोलते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ओके, इसको राइट डाउन करना। सबको क्लियर हो गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफिनेशन भी लिखने आना चाहिए। ओके, तो हम नेक्स्ट अब यहां से स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैष्णवी शानिया, श्रेयस, अजहर, प्रज्वल। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जिसके पास बुक नहीं है वो 12th का टेक्स्ट बुक ले लो, तुम लोग परचेज कर लो, 12th का टेक्स्ट बुक परचेज कर लो, उसी में टॉपिक मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्योंकि ये टॉपिक 12th का है, आईने की एग्जाम में 12th का है। तो नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पहला, इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो पहला हमारा हो गया इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए
physical change but not a chemical change. तीसरा, solute cannot be separated from solution by filtration. Fourth, solute can be separated by solution. Solute can be separated from solution by distillation. If solvent is non-volatile and if solute is non-volatile and solvent is volatile, then it can be separated. Then it can be separated by evaporation. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, the properties of solution like density, vapor pressure, boiling point depend on relative amount of solute and solvent. Variables like pressure, temperature, and composition may be affected the properties of the solution.
द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड सॉल्यूशन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो पहले राइट डाउन कर लो, उसके बाद समझाते हैं। तो फर्स्ट इसको राइट डाउन करना, 7th पॉइंट, दिस वन इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ। तो पहले समझ लो, इसके बाद लिखना, ध्यान दो पहले इधर, इधर ध्यान देना, अभी राइटिंग करना बंद कर दो, इधर ध्यान देना। पहला जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस मतलब यानी पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे? होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज। जैसे मान लो हमने शुगर को डिजोल्व किया, तो शुगर पहले सॉलिड था डिजोल्व करने के पहले, और जब डिजोल्व कर दिया तो एक्वस में चला गया, लिक्विड में चला गया, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया, बट नॉट ए केमिकल चेंजेस। लेकिन उसका केमिकल चेंजेस नहीं हुआ है, तो केवल फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, solute cannot be separate from solution by a filtration। ये हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते। अगर हम मान लो शुगर को या NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिए, हम चाहेंगे कि उसको फिल्टरेट करके अब बाहर निकाल ले, तो हम नहीं कर सकते, बरोबर है। लेकिन अगर उसको हमें फिल्टरेट कर उसको हमें अलग करना है, solution can be separated from solution, solute can be separated from solution by distillation, यानी इसको डिस्टिल कर देते, हीट कर देते। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हुआ? इफ solute is non volatile, solute is non volatile, non volatile मतलब वेपर का नहीं बनना। जैसे मान लो हमने शुगर को पानी में डाला, अगर हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, शुगर का जो अमाउंट है वो वेपर नहीं बनेगा। तो शुगर के अमाउंट अगर वेपर नहीं बना तो उसको हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल, यानी उसका वेपर नहीं बनता है। तो मान के चलते हैं कि ऐसा हमने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें सॉल्यूट जो है वो वेपराइज नहीं हो रहा है, तो उस और सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल है, यानी सॉल्वेंट वेपर बन रहा है। तो मान लो हमने शुगर को पानी में डिजोल्व कर दिया, हम चाहते हैं कि शुगर को पानी से अलग करना, तो उसको हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर बन जाएगा, और जो शुगर होगा वो ऐसी बचा का बचा रह जाएगा। इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय द इवेपोरेशन, यानी इसको हम हीट करके दोनों को बाहर कर सकते हैं। नॉर्मल फिल्टरेशन से हम इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन इवेपोरेशन से या डिस्टिलेशन से हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक डेंसिटी, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब यही सब हमें चीजें आगे पढ़ना है कि अगर मान लो हमने सॉल्यूशन बना दिया, ऐसे नॉर्मली सोचो कि अगर वाटर को 100 डिग्री पे अगर हम बॉयल करते हैं और हमने एक सॉल्यूशन बना लिया जिसमें कि हमने शुगर और डिजोल्व कर लिया, तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहेगा? तो उसका आंसर होगा नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि हम सॉल्यूट के कितना अमाउंट हमने उसके अंदर डिजोल्व किया है। अगर ज्यादा अमाउंट अगर डिजोल्व कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मान लो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और एक कंटेनर में हमने 100 ग्राम का शुगर का सॉल्यूशन बनाया और एक कंटेनर में हमने 200 ग्राम डाल के सॉल्यूशन बनाया, तो 200 ग्राम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। वो आगे हम देखेंगे कितना ज्यादा होगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना
कि अगर सॉल्यूट को जिस अमाउंट में मिलाया जाता है उसी अमाउंट में उसका वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब चेंज होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन में बी अफेक्टेड टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि कोई चीज मान लो डिजोल्व नहीं हो रहा, तो हम उसको अगर हीट कर दिए तो वो जल्दी से और डिजोल्व हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से उसका जो सोलुबिलिटी है यानी डिजोल्व होने का जो प्रॉपर्टीज है वो बढ़ जाएगा। यानी सोलुबिलिटी विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेरिएबल्स लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंपोजिशन में भी अफेक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। अब मान लो कोल्ड ड्रिंक है, अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस भरा हुआ है, उसको हीट करोगे तो जो भी गैस उसके अंदर डिजोल्व वो कम हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर किस सॉल्यूशन के लिए बेनिफिट है, किस सॉल्यूशन के लिए बेनिफिट नहीं है। लास्ट पॉइंट जो लिखा है, कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। अगर तुम मान लो शुगर को पानी में डिजोल्व किए हो, तो शुगर को अगर तुम पानी में डिजोल्व करोगे और तुम प्रेशर लगाओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। वो केवल गैसियस फॉर्म में देखा जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर अगर गैस भरना हुआ, तो गैस को अगर भरना है तो वहां पर हम प्रेशर लगाएंगे तो गैस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में उस वाटर में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड और लिक्विड केस में नहीं देखा जाता है। यानी तुम शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हो, कितना भी तुम प्रेशर लगा दोगे उसका इफेक्ट ज्यादा या कम सोलुबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये 7th पॉइंट आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स में। फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं, सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है उसका फिजिकल चेंजेज सॉलिड से हो सकता है लिक्विड बन जाए, हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंजेज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, सॉल्यूट को हम एक नॉर्मल फिल्टरेशन से फिल्टर करके हम अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें अलग करना ही है तो हम उसको डिस्टिलेशन करें, या अगर एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, ये शुगर नॉन वोलेटाइल है और वाटर वोलेटाइल है, तो हम उसको हीट कर देंगे, इवेपोरेट कर देंगे, तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल है जैसे शुगर है वो बच जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब चीजें डिपेंड करेगा कि हम कितना अमाउंट में सॉल्यूट को मिला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर और टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जहां पर अगर लिक्विड और सॉलिड का बात आए वहां पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या ये अंडरस्टूड हो गया? हाँ, ये वॉल्यूम 3 से है। तुम लोग को वॉल्यूम 3 मिला नहीं है, अगर मिला है तो बेटर है, नहीं मिला है तो ये नेक्स्ट टाइम अभी मिलेगा। दिस वन इज ये टॉपिक फ्रॉम वॉल्यूम 3। ये 7 पॉइंट सबको समझ में आ गया? इसको राइट डाउन करो।
सबने लिख लिया? एक बार फिर से पढ़ के देखो कौन कौन से पॉइंट में मिसिंग है। एक बार पॉइंट्स को पढ़ के देखो किस पॉइंट में मिसिंग है, 1 से लेकर 7 तक। कोई पॉइंट में मिसिंग नहीं है? चलो अब यहां से हमने अभी तक सॉल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है वो देखा हमने, ट्रू सॉल्यूशन का हमने डेफिनेशन देखा, बाइनरी सॉल्यूशन का हमने डेफिनेशन देखा। उसके अलावा हमने सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यार हेडिंग डालना, हेडिंग ही लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिखना बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पहला लिखेंगे, पहला एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन नाम से भी क्लियर हो गया होगा। एक्वस यानी जब सॉल्वेंट के तौर पे वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर जो है वो एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन है। दूसरा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट अदर देन वाटर अगर होगा। अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर अगर हुआ तो हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल में इफ अल्कोहल इज सॉल्वेंट तो उसको हम बोल देंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन।
अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर अल्कोहल मान लो सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इफ ईथर इज सॉल्वेंट, हम उसको बोलेंगे इथरियल सॉल्यूशन। अगर इफ अमोनिया इज सॉल्वेंट, इफ अमोनिया इज सॉल्वेंट उसको हम बोलेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के तौर पर हम ले सकते हैं CCl4, CH2, CHCl3, C6H6, लिक्विड SO2। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, एक्वस सॉल्यूशन यानी जिसमें सॉल्वेंट के तौर पे एज ए सॉल्वेंट, वाटर को एज ए सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन जहां पर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हम सेपरेट नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है अगर है तो इसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर ईथर सॉल्वेंट है तो उसको हम बोलेंगे इथरियल सॉल्यूशन। अगर अमोनिया सॉल्वेंट है तो अमोनिकल सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के तौर पे कौन कौन यूज हो सकता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CHCl3 बेंजीन, लिक्विड SO2। बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट के तौर पे या अल्कोहल भी ले सकते हैं। तो सॉल्वेंट के तौर पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि हम केवल वाटर को ही सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट के तौर पे ये सब भी एज ए सॉल्वेंट हो सकते हैं। अमोनिया भी सॉल्वेंट हो सकता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है, ईथर भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर ये सॉल्वेंट हुए तो उसको हम नॉन एक्वस के कैटेगरी में रखेंगे। अगर वाटर सॉल्वेंट हुआ तो हम उसको एक्वस के कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट्स? सबने लिख लिया? ओके, तो ये आसान है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करेंगे एक्वस बोलेंगे, और दूसरे अगर लिक्विड को यूज करेंगे CCl4 को, बेंजीन को या अल्कोहल को, तो उसको हम नॉन एक्वस के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड सॉल्यूशन हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तीसरा होगा गैसियस सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें सॉल्वेंट के तौर पे लिक्विड रहेगा। सॉरी, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें सॉल्वेंट के तौर पे, यानी ज्यादा अमाउंट सॉल्वेंट के तौर पे सॉलिड रहेगा। सॉल्वेंट के तौर पे लिक्विड रहेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट लिक्विड का होगा। सॉल्वेंट के तौर पे गैस रहेगा। तो केमिस्ट्री ये बोलता है कि केवल वाटर में NaCl या शुगर डिजोल्व करना ही सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई भी दो कंपोनेंट को अगर मिला दिया जाता है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड हो या लिक्विड गैस हो या गैस गैस हो या लिक्विड इन गैस हो या गैस इन लिक्विड हो या सॉलिड इन लिक्विड हो या लिक्विड इन सॉलिड हो, कोई भी दो कंपोनेंट को अगर हम मिला देते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो केवल वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करना ही सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी दो कंपोनेंट को मिला देंगे तो हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में, अब इस चीज को ध्यान रखना कि सॉल्वेंट के तौर पे सॉलिड होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे सॉलिड, यहां से लिख रहा हूं सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब हुआ ये सॉल्यूट हुआ, ये है सॉल्यूट, यहां मैं लिख दे रहा हूं ये है सॉल्यूट। और ये है सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉलिड इन सॉल्वेंट, सॉलिड इन सॉल्यूट, सॉलिड यानी सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में वो सॉल्यूट है और ज्यादा अमाउंट में भी जो है वो सॉल्वेंट है। अब जैसे मान लो गोल्ड है, तो हम गोल्ड जो बनाते हैं वो प्योर नहीं होता, उसमें थोड़ा सा अमाउंट कॉपर का मिलाया जाता है। तो जो कॉपर होगा वो भी सॉलिड होगा और जो गोल्ड होगा वो भी सॉलिड होगा। ठीक है, तो हम सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो गोल्ड इज ए सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गोल्ड इज ए सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब जैसे मान लो जो एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज जो हम बनाते हैं उसमें हम दो सॉलिड को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल में लिख लेना एलॉय, एग्जाम्पल में लिखना एलॉय। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है।
ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड। सेकेंड वन जो है वो है लिक्विड इन सॉलिड। सेकेंड वन है जो हमारा लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा। सोच के बताओ ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल है अमलगम। अमलगम, अमलगम में क्या होता है, अब देखना ये कम है और ये ज्यादा है। अमलगम में क्या होता है, जो मर्क्यूरी होता है वो सोडियम के ऊपर चिपकाया जाता है, उसमें डिजोल्व कराया जाता है। तो अमलगम में होता है सोडियम मर्क्यूरी NaHG। तो सोडियम तो हुआ क्या, लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, तो ये तो अमाउंट कम है। और जो अमलगम होता है मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों को डिजोल्व करवाया जाता है, जिसमें कि सोडियम ज्यादा होगा और मर्क्यूरी, क्योंकि ये मर्क्यूरी लिक्विड फेज में होता है, ये कम होगा। तो अमलगम इज ए एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अमलगम इज ए एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ये क्लियर हो गया होगा, यानी लिक्विड कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा। एग्जांपल नंबर 3, तो 3 जो हो जाएगा वो गैस इन सॉलिड। अब ये सोचने में अजीब सा लगता है कि गैस को सॉलिड में हम कैसे डिजोल्व कर सकते हैं। गैस को सॉलिड में हम कैसे डिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। कैसे, तो जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे ये चीज बताया जाता है कि प्लेटिनम के प्लेट पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब H2 एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम प्लेट। H2 एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनम प्लेट। तो H2 को प्लेटिनम प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब कराया जाता है, जिसको ऑक्लूजन बोलते हैं। दैट इज नोन एज ऑक्लूजन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ऑक्लूजन। तो प्लेटिनम के प्लेट पे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराया जाता है, दैट इज नोन एज। तो हाइड्रोजन गैस कम होगा और प्लेटिनम प्लेट ज्यादा होगा, इसीलिए इसको बोला गया गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो दो चीजों को मिक्स कर दिया गया, गैस को सॉलिड में मिक्स कर दिया गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर जो गोल्ड है, एलोय है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मान लो अमलगम है तो मर्क्यूरी का अमाउंट कम होगा और सोडियम का अमाउंट ज्यादा होगा, तो हम इसको बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर। अगर H2 गैस एब्जॉर्ब हुआ प्लेटिनम के प्लेट पे तो हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने सॉलिड के केस में 3 तरह का सॉल्यूशन देखा। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। क्या कॉमन था हमारा, सॉल्वेंट कॉमन था। सॉलिड हमारा जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है वो कॉमन है। सॉलिड को हमने सॉलिड में मिलाया, लिक्विड को हमने सॉलिड में मिलाया, गैस को हमने सॉलिड में मिलाया, तो सॉलिड हमारा कॉमन है। तो यहां लिक्विड कॉमन होगा और यहां गैस कॉमन होगा, तो टोटल 9 तरह का हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये सबको क्लियर हो गया। ये 3 एग्जाम्पल्स क्लियर हुआ। ओके, चलो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ तुम्हें सॉल्वेंट को लिक्विड मानना है। सॉल्वेंट को क्या मानना है, लिक्विड। यानी सॉलिड को डिजोल्व करना है लिक्विड में, गैस को डिजोल्व करना है लिक्विड में, और गैस को लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व करना है। तो पहला हमारा यहां से होगा कि
सॉलिड इन लिक्विड, यहां हमारा पहला होगा सॉलिड इन लिक्विड। ये तो हम दिन डेली यूज में यूज करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। जैसे मान लो शुगर को डिजोल्व कर दो, शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दो, NaCl प्लस वाटर। यहीं से ध्यान से समझ लेना, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब हुआ कि लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉलिड का अमाउंट कम होगा। तो NaCl को जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसका नाम बाद में लिया जाता है, ध्यान रखना। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसका नाम बाद में लिया जाता है, जिसका अमाउंट कम होगा उसका नाम पहले लिया जाता है। तो सॉलिड इन लिक्विड, इन लिक्विड मतलब लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा और सॉलिड का अमाउंट कम होगा। ये हम तो डेली बार बार एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये भी हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है। जैसे मान लो हमने मिला दिया अल्कोहल को वाटर में, अल्कोहल को मिला दिया वाटर में, तो हम बोलेंगे कि ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है। हम उसको बोलेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यानी दो लिक्विड को मिलाना, दैट इज नोन एज लिक्विड। यानी जिसका अमाउंट कम होगा पहले नाम लेंगे, ध्यान रखना, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको बाद में नाम लेंगे। अब तीसरा एग्जांपल है गैस को मिला दो लिक्विड में, गैस इन लिक्विड, गैस को मिला दो लिक्विड में। गैस को लिक्विड में मिलाने का मतलब क्या हुआ? गैस इन लिक्विड, जैसे कोल्ड ड्रिंक में हम मिला देंगे, अगर कोल्ड ड्रिंक जो कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है उसमें हम CO2 गैस मिला देते हैं, जिसको हम सोडा वाटर बोलेंगे, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में गैस को, या तुम जानते हो कि ये जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह है पानी के अंदर, वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है उसको इनहेल करती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है पानी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो सोडा वाटर इज ए बेस्ट एग्जांपल जहां गैस का अमाउंट कम होगा और लिक्विड का अमाउंट ज्यादा होगा। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट। तो 3 यहां हो गया एग्जांपल और 3 यहां हो गया। 6 टाइप के हम सोल्यूशन देख लिए, 6 टाइप का हमने सोल्यूशन देख लिया। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब हमारा है गैस, यानी ज्यादा अमाउंट में गैस होगा। तो पहला हम यहां देखेंगे कौन सा एग्जांपल, सॉलिड इन गैस। अब ये सोचोगे कि सॉलिड का अमाउंट कम होना चाहिए और गैस का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉलिड कम होगा गैस ज्यादा होगा? तो याद करो डस्ट। अगर मान लो एयर में डस्ट है, तो डस्ट अगर है तो
उसमें सॉलिड का अमाउंट कम होता है और एयर का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी गैस का अमाउंट ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि डस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। डस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं लिक्विड इन गैस। और ये भी गजब से सोचने में लगेगा कि लिक्विड का अमाउंट कम होगा और गैस का अमाउंट ज्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें लिक्विड कम होगा और गैस का अमाउंट ज्यादा होगा? तो तुम डेली लाइफ पे इसको यूज करते हो। जो हम जो बॉडी डिओड्रेंट लगाते हैं, बॉडी डिओ जो लगाते हैं हम, उसमें लिक्विड का अमाउंट कम होता है और एयर का अमाउंट ज्यादा होता है, या फॉग है। ठीक है, जो आजकल क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। वो ठंडी के मौसम में, समर डेज में, सॉरी विंटर सीजन में फॉग जो होता है उसमें गैस का अमाउंट ज्यादा होता है और लिक्विड का अमाउंट कम होता है। फॉग या बॉडी डिओड्रेंट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। वो एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल टाइप नंबर 3, गैस इन गैस। गैस इन गैस, तो गैस इन गैस का क्या हो जाएगा? एयर। एयर में बहुत तरह का गैस क्या है? मिक्सचर है। तो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस मिक्सचर। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम 9 टाइप के सॉल्यूशन हमने देखा। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? सॉलिड अमोनिया एक्साइटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स आल्सो एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, उसको बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा नहीं कि हम गैस इन लिक्विड ही बोलेंगे। अमोनिया अगर डिजोल्व है, लिक्विड के फॉर्म में है, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में है। ठीक है, हो सकता है अमोनिया गैस के फॉर्म में भी हो सकता है अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में हो। तो डिपेंड करेगा कि अमोनिया उस समय किस, ऑक्सीजन जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म में हम बना सकते हैं और उसको हम गैस के फॉर्म में भी होता है। तो देखना पड़ता है कि किस टाइप का मतलब है उस समय। तो हम टोटल 9 तरह का हमने आपको एग्जांपल्स दिया। तो पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड में सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करेगा। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड एज ए सॉल्वेंट काम करेगा और गैसीय सॉल्यूशन में गैस एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। सबको आवाज, वॉइस, वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके, तो ये मेरे को बताओ, ये 9 टाइप का सॉल्यूशन समझ में आया क्या? ये सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला गया है, मेरे को ये बताओ। व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन? व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन? व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल, सानिया का आंसर आया, लवन्या का आंसर आया, मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड, बिल्कुल करेक्ट है। यानी एक लाइन में अगर बोले तो सॉलिड एक्ट एज ए सॉल्वेंट, और ये जो पार्ट है वो एज ए क्या है? हाँ, ये सॉलिड ज्यादा अमाउंट में और ये पार्ट कम अमाउंट में। तो यहां से 3 टाइप का मिल गया। सोचो 9 टाइप का सॉल्यूशन मिल गया हमें। कैसे? सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। यानी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करना। अजीब सी बात है कि गैस को लिक्विड में कैसे करेंगे, तो होता है। प्लेटिनम प्लेट पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करवाया जाता है, तो वो टाइप का एक सॉल्यूशन है। केमिस्ट्री बोलता है और कोई 2 चीजों को मिक्स करोगे, दिस वन इज ए टाइप ऑफ
सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड ज्यादा अमाउंट में रहेगा, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना जो हम डेली लाइफ में करते हैं, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना जैसे अल्कोहल में वाटर को, गैस को पता नहीं डेली करते कि नहीं करते, गैस को इन लिक्विड में डिसॉल्व करना यानी सोडा वाटर या कोई भी गैस को, ऐसा नहीं कि सोडा वाटर, कोई भी गैस को हम अगर लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो 3 टाइप का यहां निकला, 1 2 3, तो 3 यहां और 3 यहां। अब गैस एज ए सॉल्वेंट रहेगा यानी गैस का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करना जैसे डस्ट, अब डस्ट उड़ता गया तो सॉलिड ज्यादा होगा और गैस, सॉलिड कम होगा और गैस ज्यादा होगा। लिक्विड इन गैस, लिक्विड ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा और गैस ज्यादा होगा, लिक्विड कम होगा और गैस ज्यादा होगा। गैस इन गैस यानी दोनों मिक्सिंग होगा। अब मेरे को ये बताओ, ये बातें 9 टाइप के एग्जांपल्स क्लियर हो गए? एग्जांपल्स क्लियर हो गया तो मुझे बताओ, लिक्विड सॉरी सॉलिड इन, मेरे को ये बताओ कि लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, क्योंकि तुमसे एग्जांपल ही पूछा जाता है। लिक्विड इन सॉलिड इज ए एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिक्विड इन सॉलिड इज ए एग्जांपल ऑफ, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो मुझे बताओ कि लिक्विड इन सॉलिड का एक एग्जांपल बताओ। एक आंसर आया वैष्णवी का, लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम सोडियम मर्क्यूरी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एयर इज ए एग्जांपल ऑफ, एयर इज ए एग्जांपल ऑफ, एयर इज ए एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, तो ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमने देखा था बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट पे। इससे पहले जो हमने बताया था तुम्हें, वो बताया था एक्वस और नॉन एक्वस, यानी जब वाटर यूज करेंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, और जब वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट यूज करेंगे तो नॉन एक्वस बोलेंगे। लेकिन ये फिजिकल बेस पे डिवीजन हुआ है कि सॉलिड इन लिक्विड है कि लिक्विड इन सॉलिड है, तो टोटल 9 टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक समरी बना के यहां लिख लो और तुम इसका एक एक एग्जांपल बिना देख देख के लिखना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तुम एक एक एग्जांपल लिखोगे यहां बिना देख के, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। राइट डाउन करो सारे, तुम इसके एक एक एग्जांपल लिखोगे।
ये टोटल 9 टाइप के एग्जांपल्स हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। ब्रीथिंग इज ए एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। होमवर्क नहीं अभी लिखो, होमवर्क घर पे बैठे हो, क्लास में तो करके लाते नहीं, हैरान। टेन टेन हाँ 10 10 10 तक लेक्चर लेना है ना। सब समय लिख लिए। स्टील इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि स्टील में क्या होता है, कार्बन भी होता है। अब नेक्स्ट लिखना मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, राइट डाउन हेडिंग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration, method of expressing concentration। तो इसमें हम पहला लिखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसका सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजोल्व है वो हमें मालूम है पहले से। इसमें लिखना द सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज नोन, द सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन विच कंसंट्रेशन इज नोन। अगर जिस सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन जानते हैं तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट किसको बोलेंगे, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन द सॉल्यूशन the solution in which more amount of solvent and less amount of solute, the solution in more amount of solvent and less amount of solute। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच relatively
लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर थोड़ा सा मान लो शरबत ज्यादा मीठा है, तो शरबत ज्यादा मीठा है इसका मतलब दो बातें हो सकती है, या तो पानी कम होगा या तो शुगर ज्यादा होगा। तो पानी का अगर अमाउंट कम हुआ और शुगर का अमाउंट ज्यादा हुआ, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो। अगर मान लो शरबत कम मीठा है, पानी ज्यादा मिला दिए होंगे, इसका मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। अब तुम लैब में जाते हो तो HCl को क्या किया जाता है, HCl को, HCl में पानी डाला जाता है, उसको डाइल्यूट बनाया जाता है। तो डाइल्यूट बनाने के लिए हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले हम अनसेचुरेटेड लिख देते हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अब जैसे मान लो तुम वाटर लिए और शुगर को डिजोल्व करते जा रहे हो, डिजोल्व करते जा रहे हो, उसमें डिजोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तुम डिजोल्व करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, होता गया, होता गया, अब वो सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होना अब बंद हो गया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये अनसेचुरेशन में है। यानी ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में सॉल्यूट और डिजोल्व होता जा रहा है, तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, more amount of solute can be dissolved is known as unsaturated solution। उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि अनसेचुरेटेड है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ये बहुत सारा हमने डिफिनेशन देखा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड, फिजिकल के बेस पे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये है अनसेचुरेटेड, हो गया सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो तुम पानी में NaCl को डिजोल्व करते जा रहे हो, करते गए, करते गए, करते गए, और डिजोल्व होना बंद हो गया। जैसे ही डिजोल्व होना बंद हो गया तो हम बोल देंगे कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आ गया है, वो सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया है। तो फिफ्थ वाला एग्जांपल में हम लिखेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम लिखेंगे द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved। यानी अब उससे एक भी अमाउंट, एक भी मोल ज्यादा उसके अंदर हम डिजोल्व नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज सेचुरेटेड सॉल्यूशन।
The solution in which no more solute can be dissolved is known as saturated solution. Is known as saturated solution. Is known as saturated solution. Last one है super saturated. Super saturated. सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी सुपर सेचुरेटेड उसको बोला जाता है जब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट लगा के उस पे जितना डिजोल्व होना था उससे ज्यादा अमाउंट को डिजोल्व करवा दिया गया है तो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड by external factor like temperature, pressure, यानी इनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट के मोल को हमने डिजोल्व करवा दिया है तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे कि वो सुपर सेचुरेटेड कंडीशन में आ चुका है। यस और नो? क्या ये इतना टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर हुआ वन बाय वन स्टूडेंट? व्हाट इज सेचुरेटेड, व्हाट इज अनसेचुरेटेड, व्हाट इज सुपर सेचुरेटेड, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज standard solution, what is dilute solution, what is concentrated solution, what is binary solution? क्या सारे टाइप के सॉल्यूशन जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हुआ? व्हाट इज वोलाटाइल, व्हाट इज नॉन वोलाटाइल, सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर हुआ? ओके। प्राची, शिया शर्मा, तन्वित, हर्षल, स्टील इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, बिल्कुल सही है। मनाली मोरे, यशर, वैष्णवी, हरान, होमवर्क, किसी को कोई डाउट है? ऋतुजा, इक्वल सॉल्यूशन, नॉन इक्वल सॉल्यूशन, लिख लो इसको सारे। ये हमने अभी तक सारे टर्मिनोलॉजी बताया। सबने लिख लिया? लोग बताओ, क्लास में हो ही नहीं? चलो मैं हूं। क्लास खाली खाली लग रहा है, सब खाली लग नहीं रहे, खाली है ही। क्या जिंदगी आ गया। चलो लिख लिए? जिंदगी भी सॉल्यूशन ही बन गया है। अब इधर मिक्स हो जाओ, उधर मिक्स हो जाओ, अभी सॉलिड को लिक्विड बना दो, लिक्विड को सॉलिड बना दो,
सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जिंदगी सोल्यूशन नहीं बन गया है क्या? यहाँ मिक्स हो जाओ, वहां मिक्स हो जाओ, कभी सॉलिड में मिक्स हो जाओ, कभी लिक्विड में मिक्स हो जाओ। कभी सेचुरेटेड हो जाता है कि अब नहीं डिजोल्व कर सकते हैं। कभी होता है कि हीट दे के तुमको डिजोल्व करवाया जाता है कि नहीं अभी और पढ़ो, सुपर सेचुरेटेड बना दिया जाता है। हम रहना चाहते हैं अनसेचुरेटेड में, लेकिन हमें सेचुरेटेड में ला दिया जाता है और हीट करके अनसेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड में लेके चला जाता है कि ऐसे कैसे? कभी डाइल्यूट कर दिया जाता है, कभी कंसंट्रेट कर दिया जाता है। जिंदगी कभी कलरफुल नहीं हो रहा है, डाइल्यूट डाइल्यूट ही है। पानी डाल डाल के डाइल्यूट कर दिया है। चलो अगर हम डाइल्यूट हो गए तुम्हें भी डाइल्यूट कर देंगे। नेक्स्ट एक दो टर्मिनोलॉजी और है तो उसको हम लिखेंगे। सोलुबल सब्सटेंस, अब यही बचा हुआ था, सोलुबल सब्सटेंस। सोलुबल सब्सटेंस कोई चीज पानी में डिजोल्व है, सोलुबल है या स्प्रिंगली सोलुबल है। स्प्रिंगली सोलुबल है। या इनसोलुबल है। तो तीन टाइप का हो सकता है कि या तो सब्सटेंस सोलुबल होगा, या स्प्रिंगली सोलुबल होगा, थोड़ा थोड़ा सोलुबल होगा, या तो सोलुबल होगा ही नहीं। तो ये तो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ चीज हमारे में डिजोल्व हो जाता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिजोल्व होता है, और कुछ चीज डिजोल्व होता ही नहीं है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 ग्राम पर 100 ml पर 100 ml। अगर 1 ग्राम उसका 100 ml में डिजोल्व है तो हम उसको बोलते हैं सोलुबल है वो। अगर ये 1 ग्राम 100 ml में डिजोल्व हो गया तो हम बोल देंगे कि वो सब्सटेंस सोलुबल के कैटेगरी में आएगा। इनसोलुबल अगर वो सोलूट है 0.0019 ग्राम से भी लेस डिजोल्व है और 100 ml में, तो हम बोल देंगे कि वो पार्शियल सोलुबल है, यानी स्प्रिंगली सोलुबल है, ज्यादा सोलुबल है भी नहीं। है क्या? नेक्स्ट है इनसोलुबल सब्सटेंस। एक मिनट, स्प्रिंगली सोलुबल में 0.001 लिखना। अगर यहां पर लेस देन 0.0019 ग्राम पर 100 ml में इतना से कम अगर सोलुबल है, हम उसको बोलेंगे कि वो सब्सटेंस सोलुबल ही नहीं होता है। ठीक है? तो आज मेरे को एक पोएम लिख के देना कि जिंदगी सॉल्यूशन बन गया है, कभी डाइल्यूट हो जाता है तो कभी कंसंट्रेटेड हो जाता है, कभी हम सेचुरेटेड हो जाते हैं तो कभी अनसेचुरेटेड हो जाते हैं।
कभी सॉलिड इन सॉलिड हो जाते हैं तो कभी लिक्विड इन सॉलिड हो जाते हैं, कभी पार्शियल सोलुबल है तो कभी सोलुबल है तो कभी इनसोलुबल है, कभी बाइनरी बन जाते हैं तो कभी टर्सरी सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो देखते हैं, पोएम लिख के भेजना मेरे को, किसका पोएम ठीक है। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी 3 टाइप का डिफाइन किया। अब हेडिंग लिखेंगे solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। अब केवल जो हम 9 टाइप के पढ़े थे, 9 टाइप में से केवल एक टाइप, 9 टाइप में से केवल एक टाइप यहां हम देखेंगे कि जो हेडिंग लिखेंगे हम वो लिखेंगे solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid, यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, जैसे NaCl को पानी में मिला दो, शुगर को पानी में मिला दो, हम बोलेंगे solubility of solid in liquid। अब यहां हम देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट डालता है। फैक्टर इन्फ्लुएंस solubility of solid, फैक्टर अफेक्ट solubility of, factor affect solubility of solid, factor affect solubility of solid in liquid solution। तो तुम मुझे सोच सोच के बताओ कि वो कौन सा फैक्टर है जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उसको डिजोल्व कर सकते हैं, यानी सॉलिड को लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिजोल्व करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, सोच सोच के बताओ। हर्षल घोर पड़े, हर्षल गिर पड़े, गिर पड़े नहीं घोर पड़े। तो मुझे बताओ कि डेंसिटी कैसे इफेक्ट डालेगा। हाँ बिल्कुल सही एक आंसर है सिया शर्मा का, टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो सॉल्युबिलिटी। फरहान ने भेजा प्रेशर, गधे मैं अभी बताया कि अगर गैस है तब तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। जब कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं बात लिखा था तो लास्ट पॉइंट लिखा था कि सॉलिड और लिक्विड के केस में हम प्रेशर का इफेक्ट नहीं देखा करते हैं, केवल गैसियस फेज में हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। तो मुझे बताओ यहां पर तुम्हें कहां पर गैस दिख रहा है। ये तो तुमने शुगर को पानी में मिलाया है, तो शुगर को पानी में मिलाते तो प्रेशर डालोगे तो ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, गिर पड़े। सही बात है कि नहीं। साइज ऑफ सॉल्यूट, देखो सुयस निकाल के लाया एक नया, साइज ऑफ सॉल्यूट। वाह, कहां पड़े थे। बड़ा साइज होगा, छोटा साइज होगा, एक से एक निकाल के लाता हूं सर्च कर करके, साइंटिस्ट से फेल हो जाएगा। साइज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के साइज पे डिपेंड करेगा। कैसे भाई। नेचर ऑफ सॉल्यूट बोलते तो समझ में भी आता, साइज बोल रहे हो, साइज ऑफ सॉल्यूट है, नेचर बोलते तो समझ में भी आता। तो
मैं इस टॉपिक को यहीं पर होल्ड कर रहा हूं और इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसलिए हेडिंग लिखवा दिया हूं, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर राइट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है, प्रेशर नहीं होगा इसमें, टेम्परेचर सही है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट सही है। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड अच्छे से रिवाइज करो।